है कोलाइड। उस कोलाइडल सॉल्यूशन में कुछ इम्प्योरिटी होती हैं, अशुद्धियां पाई जाती हैं। इस अशुद्धि को हमें दूर करना पड़ता है। और अशुद्धि क्यों पाई जाती है कोलाइडल सॉल्यूशन में? क्योंकि जितने भी हम लोग कोलाइडल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करते हैं, बनाते हैं, उसमें इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं, इलेक्ट्रोलाइट का उपयोग करते हैं। और इस इलेक्ट्रोलाइट के कारण ये जो कोलाइडल सॉल्यूशन प्रिपेयर होता है वो पूरी तरह से प्योर ना होकर के उसमें कुछ इम्प्योरिटी पाई जाती है। और इन इम्प्योरिटी को दूर करके ही हमें प्योर शुद्ध कोलाइडल सॉल्यूशन प्राप्त करना होता है। तो कोलाइडल सॉल्यूशन को प्यूरिफाई करने के लिए बहुत सारी विधि दी गई है जिसके थ्रू हम करेंगे। इसमें से कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट जो विधि है और एग्जाम में जो पूछा भी जाता है उन विधि को हम लोग देखेंगे। इसके अंतर्गत हम लोग मुख्य रूप से एक होता है डायलिसिस, जिसको अपोहन बोलते हैं। दूसरा विधि होती है अल्ट्राफिल्ट्रेशन, सूक्ष्म छनन। तीसरी विधि को बोलते हैं हम लोग ऑप्टिकल उसकी प्रॉपर्टी होती है, टिंडल इफेक्ट के द्वारा भी उसको देखेंगे। और साथ साथ इसकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टी होती है जिसके थ्रू हम कोलाइडल सॉल्यूशन को प्यूरिफाई करेंगे। तो इसमें मेनली हम लोग लाइन से देखते जाते हैं। पहला होता है डायलिसिस। फर्स्ट विधि को हम लोग क्या बोलेंगे? डायलिसिस। और हिंदी में इसको बोलते हैं अपोहन। इस क्वेश्चन आता है डायलिसिस क्या है या अपोहन क्या होता है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए। डायलिसिस में क्या होता है, देखो कोई भी कोलाइडल सॉल्यूशन है, कोलाइडल सॉल्यूशन से जो क्रिस्टल के रूप में अशुद्धियां उपस्थित होती हैं, उस क्रिस्टली अशुद्धि को दूर करने के लिए हम लोग जनरली डायलिसिस विधि का उपयोग करते हैं। जितना भी क्रिस्टली अशुद्धि होती है उसको दूर करने के लिए इस विधि का उपयोग करते हैं। क्रिस्टली अशुद्धि को दूर करने के लिए करेंगे। इस विधि में कोलाइडल सॉल्यूशन को एक जंतु मेम्ब्रेन के द्वारा जंतु मेम्ब्रेन से होकर के गुजारा जाता है। जंतु मेम्ब्रेन के द्वारा गुजारते हैं तो जंतु मेम्ब्रेन की प्रॉपर्टी होती है कि वो कोलाइडल सॉल्यूशन में से जो लिक्विड वाला पार्ट होता है, जब कोलाइडल सॉल्यूशन बनाते हैं तो उसमें लिक्विड और साथ ही साथ कुछ क्रिस्टल्स उपस्थित रहते हैं, क्योंकि हम उस कोलाइडल सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं। जब हम डायलिसिस करते हैं तो डायलिसिस करने पर जंतु मेम्ब्रेन में से कोलाइडल सॉल्यूशन देखेंगे। मान लो सपोज करो कि ये आपका एनिमल्स मेम्ब्रेन है, जंतु मेम्ब्रेन है। जब हम यहाँ पर से कोलाइडल सॉल्यूशन को इसमें से गुजारते हैं तो ये कोलाइडल सॉल्यूशन इस जंतु मेम्ब्रेन में से इनका जो लिक्विड वाला पार्ट होती है, लिक्विड वाला पार्ट इस जंतु मेम्ब्रेन से होकर के नीचे आ जाता है। लिक्विड वाला जो पार्ट है वो जंतु मेम्ब्रेन से होकर के नीचे आ जाता है। उसको हम क्या करते हैं, एक अलग से बीकर में उसको एकत्रित कर लेते हैं इस एनिमल मेम्ब्रेन से। लेकिन जो आपका इम्प्योरिटी होती है, अशुद्धि होती है, और ये इम्प्योरिटी जो है वो क्रिस्टल के फॉर्म में पाया जाता है। ये क्रिस्टल इस जंतु मेम्ब्रेन की ऊपरी सतह पर रुक जाता है और इस विधि को कहा जाता है डायलिसिस। डायलिसिस क्या है? तो जब हम कोलाइडल सॉल्यूशन को जंतु मेम्ब्रेन से होकर के गुजारते हैं तो कोलाइडल सॉल्यूशन में उपस्थित अशुद्धि इस जंतु मेम्ब्रेन में इकट्ठा हो जाता है और प्योर कोलाइडल सॉल्यूशन को हम एक बीकर में प्राप्त कर लेते हैं। इस विधि को ही कहा जाता है डायलिसिस। इस विधि को हम क्या बोलेंगे? डायलिसिस। और जिस इक्विपमेंट के द्वारा हम इसका डायलिसिस करते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन का, उस इक्विपमेंट को नाम दिया गया है डायलाइजर।
जो डायलिसिस करे उसको हम क्या बोलेंगे, डायलाइजर कहा जाता है, और यह विधि कहलाता है आपका अपोहन। तो क्वेश्चन आएगा अपोहन क्या है, तो अपोहन में आप क्या बताओगे कि जब हम किसी भी कोलाइडल सॉल्यूशन को जंतु मेम्ब्रेन से गुजारते हैं तो हमें प्योर कोलाइडल सॉल्यूशन प्राप्त होती है, और इम्प्योरिटी जो है वो क्रिस्टल के फॉर्म में जंतु मेम्ब्रेन के ऊपर एकत्रित हो जाता है। इस विधि को कहा जाता है अपोहन। और अपोहन क्या है, डायलिसिस क्या है, तो डायलिसिस कोलाइडल सॉल्यूशन में उपस्थित अशुद्धि को दूर करने की एक विधि होती है। इतना आपको बताना है डायलिसिस में। इसमें एक इलेक्ट्रोडायलिसिस भी होता है जिसमें इलेक्ट्रोड का उपयोग किया जाता है। तो इलेक्ट्रोडायलिसिस को हमको नहीं देखना है इजली ऐसी। इलेक्ट्रोडायलिसिस में क्या करेंगे हम लोग, इलेक्ट्रोड का उपयोग करेंगे और इलेक्ट्रोड में जो इम्प्योरिटी है वो चिपक जाएगी और बाकी जो प्योर सॉल्यूशन है वो हमें प्राप्त हो जाता है। तो इस विधि को कहा जाता है अपोहन। दूसरी विधि होती है अल्ट्राफिल्ट्रेशन। दूसरा विधि है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। इसको हिंदी में बोलते हैं सूक्ष्म छनन। ये दूसरी विधि होती है कोलाइडल सॉल्यूशन को प्यूरिफाई करने के लिए। ये जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में हम एक विशेष प्रकार की छन्नी का उपयोग करते हैं जो बहुत ही बारीक होता है, और ये जो छन्नी बनी होती है वो जनरली इनमें से होकर के जिलेटिन, जो आप लोग देखे वो जिलेटिन कैसा रहता है, जैसे कि लाइक दिस ग्लिसरीन होता है, सेम उसी के समान आपका क्या होता है जिलेटिन। तो जिलेटिन के समान होता है, तो ऐसे छन्नी का उपयोग करते हैं जिसमें से कोलाइडल सॉल्यूशन जो है वो पूरी तरह से नीचे चला जाए और उसका शेष बचा हुआ पार्ट जो है उसमें जो इम्प्योरिटी है वो इस सूक्ष्म छननी के ऊपरी सतह पर एकत्रित हो जाए। तो इसको हम क्या बोलते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में जो छन्नी का यूज किया जाता है, जो छन्नी रहती है वो एक विशेष प्रकार की होती है। इसमें इतने छोटे छोटे बारीक होल्स होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ कोलाइडल सॉल्यूशन के जो सॉल्यूशन वाला पार्ट है उसी को ही छानता है। बाकी जो इम्प्योरिटी उपस्थित होती है वो इम्प्योरिटी इस छन्नी में ही रुक जाता है, क्योंकि इनके होल्स इतने छोटे होते हैं कि इम्प्योरिटी में या जो इलेक्ट्रोलाइट की अशुद्धि होती है उसको ये पूरी तरह से अपने में से होकर के विस्तृत होने नहीं देता। तो ये दूसरी विधि होती है सूक्ष्म छनन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ये भी कोलाइडल सॉल्यूशन को प्यूरिफाई करने की एक विधि है। अब तीसरा देखें हम लोग ऑप्टिकल एक्टिविटी। ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है या टिंडल इफेक्ट क्या है, मैं इसको कंटिन्यू बताते जाती हूँ क्योंकि 2-2 नंबर का क्वेश्चन आता है। इधर का जो बचा हुआ है आपका क्वेश्चन आता है टिंडल इफेक्ट क्या होता है या ऑप्टिकल प्रॉपर्टी ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन में ऑप्टिकल प्रॉपर्टी कैसे पाई जाती है, तो या फिर टिंडल इफेक्ट क्या है, इसको आपको देखना है। नेक्स्ट पॉइंट आपका पॉइंट टू पॉइंट अब बताते जा रही हूँ। प्यूरिफिकेशन की 2 विधि आपको याद रखना है। फिर आता है टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट, टिंडल इफेक्ट किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है और इसको हम लोग 10th क्लास में भी पढ़े हैं। 10th क्लास में भी हम लोग टिंडल इफेक्ट को पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर थोड़ा और देखते हैं टिंडल इफेक्ट क्या होता है। ये जो टिंडल इफेक्ट है वो कोलाइडल सॉल्यूशन में पाए जाने वाले ऑप्टिकल प्रॉपर्टी, प्रकाशीय गुण को प्रदर्शित करता है कि जब हम कोलाइडल सॉल्यूशन में लाइट डालते हैं तो उस समय कोलाइडल सॉल्यूशन पर क्या प्रभाव पड़ता है, इस टिंडल इफेक्ट के द्वारा बताया जाता है। मीन्स ऑप्टिकल प्रॉपर्टी को देखो कैसे इसमें आप इसको एक्सप्लेन करेंगे ऑप्टिकल प्रॉपर्टी को।
तो मैं 2 सॉल्यूशन लेती हूँ। मान लो सपोज करो कि एक ट्यूब ली हूँ, इस ट्यूब में मैं ट्रू सॉल्यूशन भर दी। सॉल्यूशन कैसा है? ट्रू सॉल्यूशन है। और एक दूसरा ट्यूब ले रही हूँ, ये दूसरा ट्यूब है, इस दूसरे ट्यूब में हम लोग भर देते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन। 2 सॉल्यूशंस हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन ले लिए एक ट्यूब में, ये आपका ट्रू सॉल्यूशन, और दूसरे में क्या कर दिए? कोलाइडल सॉल्यूशन। अब इन दोनों में जब हम लोग लाइट को प्रोवाइड करते हैं, सपोज करो मैं ऐसे इसमें लाइट डाल देती हूँ, ये जब इसमें हम लोग लाइट प्रोवाइड करते हैं, टार्च, मान लो ये टार्च लिए हम लोग, और टार्च की रोशनी इसमें डालते हैं, किसमें? ट्रू सॉल्यूशन में डालते हैं। तो ट्रू सॉल्यूशन में जब हम इस टार्च की रोशनी में, टार्च का जब रेडिएशन इस ट्रू सॉल्यूशन में पड़ता है, तो ट्रू सॉल्यूशन में रेडिएशन पड़ने पर लाइट का जो रास्ता होती है, लाइट का जो रास्ता होती है वो ट्रू सॉल्यूशन में दिखाई नहीं देता। याद रखना, ट्रू सॉल्यूशन में क्या होगा? लाइट का पाथ नहीं दिखाई देगा, लाइट का रास्ता या पाथ बोल सकते हैं हम लोग, पाथ नहीं दिखाई देता, पहला कंडीशन। दूसरा देखें, जब हम इस कोलाइडल सॉल्यूशन में टार्च डालते हैं, टार्च या लाइट डाल दिए, कोलाइडल सॉल्यूशन है, इस कोलाइडल सॉल्यूशन में हम क्या डाल दिए? लाइट प्रोवाइड करते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन में। जब इस कोलाइडल सॉल्यूशन में हम लाइट डालते हैं तो ये रेडिएशन, या सीधा बोला जाए तो इसमें लाइट का रास्ता हमें इजीली दिखाई देने लगता है। ये जो लाइट है, लाइट का रास्ता हमें दिखाई देने लगता है। कहने का मतलब ये है कि जब हम कोलाइडल सॉल्यूशन में देखेंगे और उसमें जब रेडिएशन डालते हैं, तो रेडिएशन डालने पर कोलाइडल सॉल्यूशन में हमें लाइट का रास्ता क्लियरली दिखाई देगा, लेकिन जो ट्रू सॉल्यूशन होता है उसमें लाइट का रास्ता जो है वो कभी भी उसका पाथ दिखाई नहीं देता। इसी को एक्सप्लेन करने के लिए, आगे एक्सप्लेन करने के लिए एक वैज्ञानिक टिंडल, एक वैज्ञानिक है, उस वैज्ञानिक का नाम है टिंडल। टिंडल ने सन 1869 में 1869 में सबसे पहले कोलाइडल सॉल्यूशन पर लाइट का क्या इफेक्ट पड़ता है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए ये एक्सप्लेन किया गया, और इन्हीं के नाम पर इस इफेक्ट को नाम दिया गया है टिंडल प्रभाव। अब इस टिंडल प्रभाव में क्या होता है, देखो टिंडल प्रभाव में क्या होगा, जब हम किसी भी कोलाइडल सॉल्यूशन में, बता रही इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, जब हम किसी भी कोलाइडल सॉल्यूशन में प्रकाश किरण को डालते हैं, जब ये कोलाइडल सॉल्यूशन ले ली मैं एक बीकर में, ये कोलाइडल सॉल्यूशन है, ये लिख दे रही हूँ कोलाइडल सॉल्यूशन। जब इस कोलाइडल सॉल्यूशन में हम क्या डाल देते हैं? प्रकाश किरण। ये कोलाइडल सॉल्यूशन में हम डाल दिए प्रकाश किरण। जब कोलाइडल सॉल्यूशन में प्रकाश की किरण को गुजारा जाता है या फिर डाला जाता है, तो प्रकाश किरण के मार्ग में एक प्रकीर्णन उत्पन्न होता है, एक प्रतिदीप्त उत्पन्न होता है, और ये जो प्रतिदीप्त उत्पन्न होता है, उस प्रतिदीप्त को ही हम टिंडल प्रभाव कहते हैं। जब हम प्रकाश की किरण को कोलाइडल सॉल्यूशन में से गुजारते हैं तो एक प्रकीर्णन उत्पन्न होता है, और प्रकीर्णन उत्पन्न होने पर एक जो प्रकीर्णन उत्पन्न होता है वो एक शंकु के आकार का उत्पन्न होता है, और इसी को कहा जाता है टिंडल इफेक्ट। सपोज हम ये लाइट प्रकाश डालें, तो जब लाइट का रेडिएशन डालते हैं तो ये लाइट जो है वो लेंस से प्रोवाइड हो करके एक शंकु के आकार की संरचना बना लेती है। ये लाइट का प्रकीर्णन होता है, और लाइट के प्रकीर्णन के फलस्वरूप एक शंकु के आकार का, ये बन रहा है शंकु, एक शंकु के आकार का क्या बना लेता है? प्रतिदीप्त उत्पन्न करता है।
ये शंकु, और इसी को कहा जाता है टिंडल इफेक्ट। इतना आपको याद रखना है। शंकु के आकार का क्या उत्पन्न होगा, एक प्रकीर्णन उत्पन्न होता है, इसी को कहा जाता है टिंडल इफेक्ट। और इस शंकु को नाम दिया गया है टिंडल शंकु। शंकु को क्या नाम दे दिया गया है, टिंडल शंकु। इसका हम लोग सबसे, और ये जो शंकु दिखाई देता है उनका कलर भी देखें तो ये जो शंकु है उनकी कलर जो है वो नीले रंग का दिखाई देता है। प्रकाश का रेडिएशन जब कोलाइडल सॉल्यूशन से गुजरता है तो प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, वो नीले रंग का दिखाई देता है। याद रखना कैसा दिखाई देगा, तो नीले रंग का शंकु दिखता है, इसी को कहा जाता है टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट को टिंडल नामक वैज्ञानिक ने विस्तार से एक्सप्लेन किया है, लेकिन इसको एक और वैज्ञानिक थे, उन फैराडे नामक वैज्ञानिक है, उन्होंने भी कोलाइडल सॉल्यूशन में प्रकाश का जो इफेक्ट पड़ता है उसको सबसे पहले एक्सप्लेन किया गया, बाद में विस्तार से टिंडल ने इसको एक्सप्लेन किया गया। इसलिए इस प्रभाव को बोला जाता है फैराडे टिंडल इफेक्ट। इसको और नाम दिया गया है, क्या नाम दिया गया है, तो फैराडे, यहाँ पर जोड़ देना आप लोग, फैराडे टिंडल इफेक्ट। ये दोनों नाम से पूछा जाता है, तो इसी को कहा जाता है टिंडल इफेक्ट। इसका हम लोग सबसे इजी एग्जाम्पल देखें तो इसका सबसे इजी एग्जाम्पल होता है तारों का टिमटिमाना। जो तारा होता है वो टिमटिमाता हुआ दिखाई देता है, तो वो हमें ऐसा क्यों दिखाई देता है, तो इसका मुख्य रूप से कारण होता है कि उसमें टिंडल इफेक्ट पाया जाता है। टिंडल इफेक्ट के कारण ही तारों का जो टिमटिमाना है वो दिखाई देता है। तो एग्जाम्पल लिख लेना, तारों का टिमटिमाना, ये इसका एग्जाम्पल है। तो ये होता है टिंडल इफेक्ट। आगे बढ़े हम लोग, अब आता है ब्राउनियर मोमेंट क्या है, ब्राउनी गति किसे कहते हैं। सब 2-2 नंबर का क्वेश्चन है, आपको उसका डेफिनेशन और उसका डायग्राम थोड़ा सा याद होना चाहिए और एग्जाम्पल। नेक्स्ट हम लोग पढ़े ब्राउनियर मोमेंट, और ये सारी चीजें जो है भी जितना भी बता रही हूँ आपको वो कोलाइडल सॉल्यूशन में पाए जाने वाली प्रॉपर्टीज है। क्या क्या प्रॉपर्टीज है ऐसा करके आता है, तो प्रॉपर्टी के अंतर्गत भी आप इन सबको लिखोगे, टिंडल इफेक्ट को लिखोगे, है ना, और ब्राउनियर मोमेंट को लिखोगे। तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं ब्राउनी मोमेंट, गति, ब्राउनी गति। ब्राउनी गति क्या होता है, इसमें देखो टिंडल इफेक्ट में क्वेश्चन पूछा जाता है, टिंडल इफेक्ट जो है कौन से सॉल्यूशन शो करता है, कौन से सॉल्यूशन है जिसमें टिंडल इफेक्ट पाया जाएगा। तो आपको बहुत सारा सॉल्यूशन दिया रहेगा, जैसे दिया गया है ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन, और आपका दिया रहेगा और बहुत सारे सॉल्यूशन का नाम दिया रहेगा, और उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है कि टिंडल इफेक्ट कौन से सॉल्यूशन में पाया जाता है। तो याद रखना, एक सिर्फ और सिर्फ कोलाइडल सॉल्यूशन ही टिंडल इफेक्ट शो करता है, बाकी ट्रू सॉल्यूशन देखें या सस्पेंशन को देखें तो उसमें टिंडल इफेक्ट नहीं पाया जाता है। सेकेंड है ब्राउनियर मोमेंट, ब्राउनियर गति क्या होता है, तो ब्राउनियर गति भी कोलाइडल सॉल्यूशन की एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। कोलाइडल सॉल्यूशन को जब हम माइक्रोस्कोप के द्वारा देखते हैं, तो माइक्रोस्कोप के द्वारा देखा जाता है तो कोलाइडल सॉल्यूशन में जो उपस्थित पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे कण होते हैं, उनका मोमेंट टेढ़ी मेढ़ी होती है। उनका मोमेंट कैसा होता है, टेढ़ी मेढ़ी होती है, और इस गति को ही कहा जाता है ब्राउनी गति। ब्राउनी गति क्या है, ये जो कोलाइडल सॉल्यूशन है, कोलाइडल सॉल्यूशन को जब हम माइक्रोस्कोप से देखें तो इन कोलाइडल सॉल्यूशन का जो पार्टिकल्स होती है, इन पार्टिकल्स का मोमेंट जिगजैग होता है। मोमेंट कैसा होता है इनका, कुछ कोलाइडल पार्टिकल ऐसे गति करेगा, फिर इधर गति करेगा, ऐसे
तो इनकी जो गति होती है वो कैसा रहता है, टेढ़ी मेढ़ी होती है, और इस गति को ही कहा जाता है ब्राउनियर मोमेंट। ठीक है, तो ब्राउनियर मोमेंट क्या होता है, जब हम कोलाइडल सॉल्यूशन को सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखते हैं तो कोलाइडल सॉल्यूशन का पार्टिकल्स जिग-जैग या टेढ़ी मेढ़ी गति करती है। टेढ़ी मेढ़ी, इसी को बोला जाता है जिग-जैग। जिग-जैग मोमेंट में गति करती है, इसी को कहते हैं हम लोग ब्राउनियर मोमेंट। इतना याद रखना। और ये ब्राउनियर मोमेंट उत्पन्न होने का कारण क्या है, ब्राउनियर मोमेंट उत्पन्न क्यों होता है या क्या कारण है जिसके कारण कोलाइडल सॉल्यूशन में उपस्थित पार्टिकल्स जो है वो टेढ़ी मेढ़ी गति करती। तो इसमें बताया जाता है कि जो परिक्षेपण माध्यम के जो कण होते हैं, परिक्षेपण माध्यम पढ़े ना अभी, डिस्पर्जन मीडिया और डिस्पर्जन फेस जो पढ़े हैं, तो जो डिस्पर्जन मीडियम होते हैं, उन डिस्पर्जन मीडियम के कणों के द्वारा कोलाइडल कण पर प्रहार किया जाता है। कोलाइडल कण को क्या करता है, कोलाइडल कण पर प्रहार करता है, मीन्स उस पर अटैक करता है, और इस अटैक करने पर के कारण ही कोलाइड कण जो है वो टेढ़ी मेढ़ी गति करने लगती है। इसका मुख्य कारण यही होता है। इसका मेन कारण क्या हो गया, रीजन लिखें यदि हम लोग कारण, तो कारण क्या है, डिस्पर्जन मीडिया, डिस्पर्जन मीडियम का कोलाइड सॉल्यूशन, डिस्पर्जन मीडिया का कोलाइड सॉल्यूशन पर अटैक करने के कारण, अटैक या प्रहार भी लिख सकते हैं, प्रहार, अटैक करने के कारण ही ये जो कोलाइडल सॉल्यूशन है वो ब्राउनियर मोमेंट करता है। तो ब्राउनी गति क्या है, डेफिनेशन क्या हो जाएगा, जब हम कोलाइडल सॉल्यूशन को माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो कोलाइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल्स की जो टेढ़ी मेढ़ी या जिगजैग गति होती है, उस गति को ही कहा जाता है ब्राउनियर मोमेंट या ब्राउनी गति। नेक्स्ट आगे देखें हम लोग, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये भी क्वेश्चन आता है, याद रखना इसको। इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है, सब 2 नंबर में 3 नंबर में क्वेश्चन आता है। इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है या कैटोफोरेसिस किसे कहा जाता है, इलेक्ट्रोफोरेसिस या कैटोफोरेसिस या कैटोफोर्स क्या है करके क्वेश्चन आता है। इसको भी आपको बताना है, एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो हम लोग क्या जानते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन देखें तो कोलाइडल सॉल्यूशन, एक चीज याद रखना, कोलाइडल सॉल्यूशन की मेन प्रॉपर्टी होती है, कोलाइडल सॉल्यूशन हमेशा उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है, उसमें कोई भी प्रकार का आयंस नहीं पाया जाता है। लेकिन जब हम कोलाइडल सॉल्यूशन को उस विद्युत क्षेत्र में रख दिया जाता है, कोलाइडल सॉल्यूशन को विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, तो कोलाइडल सॉल्यूशन में उपस्थित कण किसी भी एक इलेक्ट्रोड या अपने से विपरीत आयन वाले इलेक्ट्रोड की ओर गति करता है। इस क्रिया को ही कहा जाता है इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस इज क्लियर है, इलेक्ट्रॉन का क्या करना, गमन करना। तो इलेक्ट्रॉन का गमन कैसे करता है, तो हम लोग क्या जानते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन न्यूट्रल होता है, लेकिन जब कोलाइडल सॉल्यूशन को इलेक्ट्रोलाइट से जोड़ देते हैं, किसी भी इलेक्ट्रोड से जोड़ देते हैं, तो कोलाइडल पार्टिकल्स अपने विपरीत आवेश वाले
आयन की ओर गति करता है, इस गति को ही कहा जाता है इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम थोड़ा सा देखते हैं। हम क्या करें, एक सबसे पहले इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक यू आकार की नली लेते हैं। एक यू आकार की नली लिए, ये यू आकार की नली है। इस यू आकार की नली में हम लोग कोलाइडल सॉल्यूशन को डाल देते हैं। ये यू आकार की नली लिए, इस यू आकार की नली में हम कोलाइडल सॉल्यूशन को भर देते हैं। कोलाइडल सॉल्यूशन को भरने के बाद इस यू आकार की नली में दोनों साइड इलेक्ट्रोड जोड़ देते हैं। दोनों साइड क्या जोड़ दिए? इलेक्ट्रोड जोड़ दिए। ये दोनों साइड इलेक्ट्रोड जोड़े, और इलेक्ट्रोड में एक क्या रहेगा? पॉजिटिव, और दूसरा क्या हो गया आपका? निगेटिव। ये पहला इलेक्ट्रोड और ये दूसरा। मान लो ये प्लस है और ये आपका माइनस है। एक यू आकार की नली लिए, उस यू आकार की नली में हम कोलाइडल पार्टिकल को भर दिए और इस यू आकार की नली में इलेक्ट्रोड जोड़ दिए, एक पॉजिटिव और एक आपका निगेटिव सिरा। तो जब हम इस कोलाइडल सॉल्यूशन में इसमें यू आकार की जो नली होती है उसमें और कुछ सॉल्यूशन भरा जाता है, और वो सॉल्यूशन है FeOH2 का सॉल्यूशन भरते हैं। फेरस हाइड्रोक्साइड इसका सॉल्यूशन भरते हैं, और इस सॉल्यूशन को भरने के बाद जब हम इस यू आकार की नली में विद्युत क्षेत्र प्रवाहित करते हैं, जब इसमें क्या करें, इलेक्ट्रिक करंट पास कराते हैं, तो इलेक्ट्रिकल करंट जब इसमें पास कराया जाता है तो इसमें उपस्थित कोलाइडल पार्टिकल्स हैं, कोलाइडल पार्टिकल का कण विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में किसी इलेक्ट्रोड की ओर गमन करने लगता है। किसी भी एक इलेक्ट्रोड की ओर गमन करने लगता है, और इस इफेक्ट को ही कहा जाता है इलेक्ट्रोफोरेसिस। और जब ये कोलाइडल सॉल्यूशन किसी भी एक इलेक्ट्रोड की ओर गमन करता है तो ये यू आकार की नली में जो हम सॉल्यूशन जिस लेवल तक भरे रहते हैं उसके एक सिरे में कोलाइडल सॉल्यूशन का एक सिरे में सॉल्यूशन में कमी आते जाती है, और दूसरे सिरे में कोलाइडल सॉल्यूशन जो है वो बढ़ते जाता है। ये पहले कोलाइडल सॉल्यूशन हम लोग यहाँ तक दोनों यू आकार की नली में भरे हुए हैं। जब इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो ये कोलाइडल सॉल्यूशन जो है वो अपने से विपरीत आवेश वाले आयन की ओर क्या करने लगता है? गमन करने लगता है। या तो इधर गमन करे या फिर यहाँ गमन करे। तो ये गमन करने लगता है, जिसके कारण इस यू आकार की नली में एक साइड जो है कोलाइडल सॉल्यूशन का लेवल जो है वो कम हो जाता है, और दूसरे साइड में कोलाइडल सॉल्यूशन का लेवल अधिक हो जाता है। इस प्रोसेस को कहा जाता है इलेक्ट्रोफोरेसिस। मीन्स इलेक्ट्रॉन के प्रभाव से, इलेक्ट्रोड के प्रभाव से या इलेक्ट्रिक करंट पास कराने से कोलाइडल पार्टिकल्स का किसी भी एक इलेक्ट्रोड की ओर गति करना कहलाता है इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो इसको आपको विथ डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करना है। आपको इलेक्ट्रोफोरेसिस जब भी पूछा जाता है तो इस डायग्राम को आपको बनाना है, और बनाने के बाद ही आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, आपका छोटा छोटा है, स्कंदन। नेक्स्ट टॉपिक है आपका स्कंदन, कोगुलेशन जिसको बोलते हैं, और इसी में कोगुलेशन में हम लोग पढ़ेंगे हार्डी-सोल्जे रूल, जो बहुत बार पूछा जाता है। हार्डी-सोल्जे रूल इसी में पढ़ेंगे। हार्डी
इस रूल को भी आपको पढ़ना है, क्या होता है हार्डी-सोल्जे रूल और स्कंदन। चलो देखें स्कंदन किसको बोलते हैं। स्कंदन में क्या होता है, कोगुलेशन का मतलब होता है कि कोलाइडल सॉल्यूशन जो है उस कोलाइडल सॉल्यूशन का पीपीटी में बदलना। कोलाइडल सॉल्यूशन जो रहता है, कोलाइडल सॉल्यूशन का अवक्षेप में बदलता है तो कोलाइडल पार्टिकल में उपस्थित जो चार्ज होता है, जब कोलाइडल सॉल्यूशन पीपीटी में बदलता है तो कोलाइडल सॉल्यूशन में उपस्थित चार्ज को रिमूव कर देना। जो चार्ज होता है उस चार्ज को रिमूव कर दे तो ये जो पीपीटी बनेगा, प्रेसिपिटेट बनता है, अवक्षेप बनता है, ये नीचे में बना लेता है, तो इस क्रिया को कहा जाता है स्कंदन। कहने का मतलब ये है कि जब हम कोलाइडल सॉल्यूशन में से उपस्थित चार्ज को रिमूव कर देते हैं तो चार्ज को रिमूव करने पर कोलाइडल सॉल्यूशन का बना हुआ अवक्षेप नीचे तली में बैठ जाता है। इस क्रिया को कहा जाता है कोगुलेशन। स्कंदन मीन्स कोलाइडल सॉल्यूशन का अवक्षेप में बदलना कहलाता है आपका स्कंदन, या बोले कि कोलाइडल सॉल्यूशन में चार्ज पार्टिकल्स को रिमूव करना कहलाता है स्कंदन। थोड़ा 2 मिनट ब्रेक करना, 2 मिनट रुक जाना है ना, 2 मिनट रुकना। सॉल्यूशन को पीपीटी अवक्षेप बनाने के लिए हमें कोलाइडल पार्टिकल्स में जितने भी चार्ज उपस्थित होते हैं उसको रिमूव करना पड़ता है और इस प्रक्रिया को कहते हैं हम लोग कोगुलेशन या स्कंदन। अब इसको देखें, जैसे हम लोग सपोज करें कि कोई कोलाइडल सॉल्यूशन है और कोलाइडल सॉल्यूशन ले रहे हैं, तो कोलाइडल सॉल्यूशन में दो फेजेस होता है। एक क्या होता है, कोलाइडल सॉल्यूशन लायोफिलिक होता है और दूसरा कैसा रहता है, लायोफोबिक। इन दोनों कोलाइडल सॉल्यूशन को लेते हैं लायोफोबिक एंड लायोफिलिक। तो जो लायोफिलिक सॉल्यूशन लेंगे और लायोफोबिक कोलाइडल सॉल्यूशन लेंगे तो क्या इन दोनों सॉल्यूशन में स्कंदन होगा, तो इसको थोड़ा सा हमको देखना है। तो इसमें देखें जो लायोफोबिक सॉल्यूशन होता है उस लायोफोबिक सॉल्यूशन में उपस्थित चार्ज को हमें रिमूव करना है। तो लायोफोबिक में से चार्ज को रिमूव करना आसान होता है। लायोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशन होता है उसमें चार्ज को रिमूव करना, चार्ज को इजिली रिमूव कर सकते हैं, इजिली रिमूव किया जा सकता है। मीन्स कहने का मतलब ये है कि जो लायोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशन है उस लायोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशन में पीपीटी इजिली बनेगा, प्रेसिपिटेट अवक्षेप इजिली बन जाएगा। क्यों इजिली बनेगा, क्योंकि इसमें जो चार्ज उपस्थित रहता है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, आसानी से रिमूव कर सकते हैं। क्यों रिमूव कर सकते हैं ये भी देखें थोड़ा सा, क्या कारण है। तो जो लायोफोबिक कोलाइडल सॉल्यूशन है उनका नेचर क्या होता है, द्रव के प्रति वो क्या करता है, हेटिंग प्रॉपर्टी होती है। द्रव के प्रति वो क्या करता है, घृणा करता है, और द्रव के प्रति घृणा करने के कारण ये लायोफोबिक सॉल्यूशन के चार्ज को हम इजिली रिमूव कर सकते हैं, लेकिन जो लायोफिलिक है उस लायोफिलिक में उपस्थित चार्ज को इजिली रिमूव नहीं किया जा सकता। इसको आसानी से रिमूव नहीं कर सकते, इसके चार्ज को। जब हम इसको इजिली रिमूव नहीं कर सकते तो इसका पीपीटी बनाना जो है वो आसान नहीं होगा, क्योंकि जितना ज्यादा हम चार्ज रिमूव कर देंगे वो पीपीटी अवक्षेप आसानी से बनेगा। और इसका क्या कारण है कि हम इसमें उपस्थित चार्ज को
इजिली रिमूव नहीं कर सकते। तो इसका कारण मेन होता है कि जैसे मान लो हम लोग सपोज करें ये कोलाइडल सॉल्यूशन ले रहे हैं और कोलाइडल सॉल्यूशन में मान लो ये निगेटिव चार्ज है और जब इस कोलाइडल सॉल्यूशन में हम लायोफिलिक को डालते हैं तो लायोफिलिक का नेचर क्या होता है, लायोफिलिक और कोलाइडल सॉल्यूशन का नेचर क्या होता है, द्रव के प्रति स्नेह। मीन्स ये द्रव में उपस्थित जो आयंस होती हैं, सपोज करो हम लोग वाटर लिए तो इस द्रव में उपस्थित जो आयन है उसको लायोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशन क्या करेगा, अपनी ओर खींचता है और अपनी ओर खींचने के कारण इस कोलाइडल सॉल्यूशन के ऊपर में एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाता है। ये एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाता है और प्रोटेक्टिव लेयर बनने के कारण ही हम इसमें उपस्थित जो चार्ज है उसको इजिली रिमूव नहीं कर सकते। यहाँ पर क्या बन गया, एक रक्षी लेयर, एक क्या बन जाता है यहाँ पर, रक्षी लेयर या प्रोटेक्टिव लेयर बन जाता है, जिसके कारण इसके चार्ज को इजिली रिमूव नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि पहले हमें क्या करना है, इस लेयर को हटाना पड़ेगा। जब इस लेयर को रिमूव करेंगे तो लेयर को रिमूव करने के बाद ही हम इसमें उपस्थित चार्ज को रिमूव कर सकते हैं। इसलिए लाइबोफोबिक कोलाइडल सॉल्यूशन में स्कंदन इजिली हो जाएगा कंपेयर टू लायोफिलिक में। लायोफिलिक में इजिली चार्ज को रिमूव नहीं किया जा सकता, लेकिन लायोफोबिक में चार्ज को इजिली रिमूव किया जा सकता है। तो ये होता है आपका स्कंदन। तो स्कंदन क्या है, कोलाइडल सॉल्यूशन में उपस्थित चार्ज को रिमूव करना और प्रोसिपिटेट बनाना और छेप बनाना कहलाता है कोगुलेशन या कोगुलेशन स्कंदन। ठीक है, और स्कंदन में दोनों सॉल्यूशन का मैं अलग अलग बता दी किसमें कितना स्कंदन होगा। अब मेथड है कैसे हम कोगुलेशन, मेथड ऑफ कोगुलेशन, क्या क्या विधि है कोगुलेशन की, तो इसको मैं थोड़ा सा बस बता रही हूँ। एक होता है बॉइलिंग मेथड और दूसरा होता है फ्रीजिंग। जब हम बॉईल करते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन को तो बॉईल करने पर इजिली हमें पीपीटी मिल जाता है। जब बॉईल करते हैं तो उसमें से चार्ज जो है वो इजिली रिमूव हो जाता है। दूसरा फ्रीजिंग, जब हम उसको फ्रीजिंग करते हैं, ठंडा करते हैं, तब भी हमें इजिली अवक्षेप मिल जाता है। और मेथड इसका देखें तो और बहुत सारा है मेथड है, बट दो को याद रखना, बॉइलिंग एंड फ्रीजिंग मेथड के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, इजिली चार्ज को रिमूव करके अवक्षेप प्राप्त कर सकते हैं। इसी में आता है हार्डी-सुलजे का रूल। हार्डी-सुलजे रूल क्या होता है इसको आपको बताना है। तो हार्डी-सुलजे नामक वैज्ञानिक ने कोलाइडल सॉल्यूशन में पाए जाने वाली स्कंदन प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करने के लिए इस नियम को दिया, इसलिए इस नियम को कहा जाता है हार्डी-सुलजे का रूल। हार्डी-सुलजे रूल क्या है, तो किसी भी कोलाइडल सॉल्यूशन की, किसी कोलाइडल सॉल्यूशन की स्कंदन कोएगुलेशन प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करने के लिए, या स्कंदन क्षमता लिख दे रही हूँ, कोगुलेशन क्षमता को एक्सप्लेन करने के लिए एक रूल दिया जिसको हार्डी-सुलजे रूल कहते हैं। याद रखना, हार्डी-सुलजे ने जो रूल दिया वो किसके लिए दिया है, तो कोलाइड सॉल्यूशन की कोगुलेशन स्कंदन क्षमता को एक्सप्लेन करने के लिए यह नियम दिया है, इसलिए इसको बोला जाता है हार्डी-सुलजे का नियम। इन्होंने बताया कि कोई भी सॉल्यूशन या कोई भी धातु ले, उस धातु में जितना अधिक चार्ज होगा, जितना अधिक उसमें क्या रहेगा, चार्ज होगा, उसकी स्कंदन क्षमता उतना ही अधिक होगा। याद रखना, हार्डी-सुलजे ने क्या बताया कि जितना ज्यादा चार्ज होगा, जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ही ज्यादा क्या हो जाएगी, स्कंदन कैपेसिटी होगा। मीन्स हाई चार्ज
हाई चार्ज, तो क्या हो जाएगा, समानुपाती होगा कोगुलेशन। जितना ज्यादा चार्ज, जितना ज्यादा आयन, उतना ही ज्यादा क्या होगा, स्कंदन, उतना स्कंदन उतना ही अधिक। इसी क्षमता को बताया था हार्डी-सुलजे ने, और इसी को कहा जाता है हार्डी-सुलजे का रूल। इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं। जैसे मैं ले ली Al 3+ Mg प्लस और Mg 2+ है। इन तीनों में देखें तो जिनमें जितना अधिक चार्ज होता है उस 2+, इन तीनों में देखें तो इसमें एल्युमिनियम में चार्ज कितना है, यहाँ पर चार्ज है 3, यहाँ पर चार्ज कितना है 3। मैग्नीशियम 2+ में चार्ज कितना है, इसमें चार्ज है 2, और इसमें चार्ज कितना है 1 है, चार्ज कितना है 1। अब इनकी स्कंदन कैपेसिटी देखें, क्षमता कितनी होगी, तो हार्डी-सुलजे ने क्या बताया, जितना ज़्यादा चार्ज उतना ही ज़्यादा स्कंदन। तो Al3+ की स्कंदन कैपेसिटी ज़्यादा, फिर Mg2+ की स्कंदन कैपेसिटी होगी, और फिर Na+ की। तो ये हो जाएगा स्कंदन क्षमता। तो सबसे ज़्यादा स्कंदन क्षमता किसमें रहेगी, कोगुलेशन की प्रॉपर्टी, तो एल्युमिनियम 3+ में, उसके बाद मैग्नीशियम 2+ में, और देन लास्ट में रहेगा सोडियम प्लस। तो ये होती है हार्डी-सुलजे का नियम या कोगुलेशन या स्कंदन। अब लास्ट बच गया आपका गोल्ड रूल।